नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करेंगे इज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट इन नेचर। जैसा कि आपने देखा है कि सारे फंडामेंटल राइट्स कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। हर फंडामेंटल राइट पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। लेकिन क्या आर्टिकल 17 पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और वो क्यों एक एब्सोल्यूट नेचर का राइट है? अगर आप जुडिशरी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। ये कोर्सेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं। अगर आप स्टडी IQ पे जुड़ना चाहते हैं तो विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे सारे वीडियोज़ की PDF आपको टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं सीरीज को। सबसे पहले आर्टिकल 17 के अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 13 समझना होगा। अगर आपको याद हो, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 13 जिसे इसलिए पास कराया गया था जिससे वहां पे किसी भी तरह की इनइक्वालिटी जो प्रैक्टिस की जाती है, स्लेवरी जो प्रैक्टिस की जाती है, वाइट और ब्लैक के बीच का जो रेसिज्म प्रैक्टिस किया जा सकता है, उसे खत्म किया जाए। अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन को लगता था कि अगर ये व्हाइट और ब्लैक के बीच में इनइक्वालिटीज बनी रहेंगी तो देश जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। यूएस जो है वो एक आइडल नेशन नहीं बन पाएगा। और जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, वो यहाँ के सारे लोग अचीव या फिर इंश्योर नहीं कर पाएंगे और उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते अमेंडमेंट 13 को वहाँ पे डाला गया, जिसने ये कहा कि सारे सिटीजन अमेरिका के इक्वल हैं। व्हाइट ब्लैक के बीच में किसी भी तरह का रेसिज्म यानी इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। ऐसी कोई स्थिति थी हमारे भारत में जब भारत आज़ादी की तरफ जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही थी, तो वहाँ पे गांधी, पटेल, अंबेडकर, नेहरू ये सब बैठ के ये सोचते थे कि कैसे इस देश में जो अनटचेबिलिटी बहुत वाइड प्रैक्टिस है उसको हटाया जाए। अंबेडकर का तो ये मानना था कि अनटचेबिलिटी की वजह से या कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, इसलिए उन्होंने इक्वालिटी वाले चैप्टर पे, इक्वालिटी वाले फंडामेंटल राइट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। साथ ही साथ गांधी का तो यह भी मानना था कि अनटचेबिलिटी एक सोल डिस्ट्रॉइंग सिन है, कास्ट एक सोशल ईविल है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये मानना था कि अगर हम राइट टू इक्वालिटी एक प्रॉपर राइट प्रोवाइड कर दें, अगर राइट टू इक्वालिटी में इंश्योर कर दें कि किसी भी तरह की इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, तो हम इस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ ये जो कास्ट प्रैक्टिसेस हैं, कास्ट हायरार्की है, इसको रोक पाएंगे। और इसी के चलते आपने देखा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ये सारे आर्टिकल्स बात करते हैं इनइक्वालिटी की। ये बात करते हैं कि कैसे इक्वालिटी नेसेसरी है और इक्वालिटी को आपको हर सिटीजन को या फिर पर्सन को जो भी इस भारत में रह रहा है, भारत की टेरिटरी में आ रहा है, उसको आप ये टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने पे प्रोवाइड करेंगे। अब इसी में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 17 की तरफ। अगर मैं आर्टिकल 17 की बात करूं, बेयर एक्ट ये कहता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 17 की हेडिंग है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर इसको आप ठीक से पढ़ें, अनटचेबिलिटी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से अबॉलिश्ड है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये किसी भी तरह की अगर प्रैक्टिस की जा रही है तो ये फॉरबिडन है। अच्छा, इसके लिए कहा कि एनफोर्समेंट किसी भी तरह का या किसी भी डिसेबिलिटी का जो अनटचेबिलिटी से आ रहा है, उसके लिए पार्लियामेंट समय आने पर या पार्लियामेंट अपने हिसाब से एक लॉ बनाएगा और उस लॉ के हिसाब से ऑफेंस पनिशेबल माना जाएगा। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में पहली चीज अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन मेंशन नहीं है। यह कई बार कोर्ट से पूछा भी गया कि डेफिनेशन क्या है। इसे हम देखेंगे कोर्ट ने कैसे कैसे अलग अलग केसेस में बताया। साथ ही साथ अनटचेबिलिटी की कोई भी पनिशमेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट को एक पावर दे देता है कि आप एक लॉ पास करिए, एक स्टैच्यूट लेके आइए और उस स्टैच्यूट के थ्रू अनटचेबिलिटी को रोकिए। अब उस अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए अगर आपको कोई पीनल एक्शन लेना पड़े तो उसको भी लीजिए। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि अनटचेबिलिटी होता क्या है, तो कई बार कोर्ट से पूछा गया। जयसिंह और देवराजा केस में कोर्ट से क्लियरली पूछा गया कि हमें ये बताइए अनटचेबिलिटी है क्या।
अब यहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि अनटचेबिलिटी को आप लिटरल सेंस में यहाँ पे मत लीजिए। मतलब अगर हम आपको ये बताएं कि एक सिंपल डेफिनेशन अनटचेबिलिटी की है और वो ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अनटचेबिलिटी हम हर उस चीज को मानेंगे, हर उस प्रैक्टिस को मानेंगे जो भारत में चलती आ रही है, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, जिससे सोशो इकोनॉमिक जो भारत का हाल है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो खराब होती जा रही है, और वो भारत में ही डेवलप हुई है और भारत को डेवलप होने से भी रोक रही है। मतलब इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे आपकी मास वाइड है, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि लोग जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। इसी के चलते कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जो पावर दी थी पार्लियामेंट को, उसी पावर से पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। इसे बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 कर दिया गया। इसमें स्ट्रिक्टर पेनल्टीज की बात की गई, मैंडेटरी जेल ऑफेंसेस की बात की गई, और अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए हर वो कोशिश, मुकम्मल कदम की बात की गई जिससे देश में अनटचेबिलिटी रोकी जाए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, और सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं, स्पेसिफिकली सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं, वो कम हो पाए। इसी के अलावा 1989 में एक और एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। यहाँ पे SC/ST के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए कि SC/STs अगर किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को फेस करते हैं तो फिर उसको पिनलाइज किया जाए। जो भी पर्सन इस तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है SC/ST कम्युनिटी के साथ, उसको लॉ में बुक किया जाए, उसको चार्ज किया जाए, और उसको जेल या ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको पिनलाइज किया जाए, और तभी हम अनटचेबिलिटी को रोक पाएंगे। तो यहाँ इन दोनों एक्ट्स में एक बात बहुत क्लियर है कि अनटचेबिलिटी की कोई एज सच डेफिनेशन नहीं है। अनटचेबिलिटी हर वो हिंड्रेंस है जो किसी और के डेवलपमेंट को रोकता है। अनटचेबिलिटी हर एक वो हिंड्रेंस है जो अपर कास्ट लोअर कास्ट के स्ट्रैटा को क्रिएट करता है, जो सोसाइटी को डेवलप होने से रोकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अनटचेबिलिटी वाला जो राइट है आर्टिकल 17, वो एब्सोल्यूट है। मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूं किसी रीजन की वजह से। मैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूं क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा है, मैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूं क्योंकि कहीं ऐसा लिखा है या सोसाइटी में ऐसा चलता आ रहा है। तो इसमें कोई भी आप किसी भी तरह का लीवे नहीं ले सकते। स्टेट इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करेगी, और एक पर्सन को अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कंप्लीट और एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, वो जस्टिफिकेशन नहीं आप दे सकते कि आपने अनटचेबिलिटी क्यों प्रैक्टिस की, आपके पास एक रीजन था। अगर एक बार आपसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो गई तो हम उसमें किसी भी तरह का आपको बेनिफिट नहीं देंगे, या किसी भी तरह का आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी इसी तरह से माना जाता है कि एक एब्सोल्यूट राइट है जो हर उस पर्सन को मिलता है जिसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा सकती है। वो कोई पर्टिकुलर कास्ट भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे यूजुअली हमने फोकस किया सिविल राइट्स पे और SC/ST के राइट्स पे, क्योंकि हमें लगा सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी उन्हीं के साथ प्रैक्टिस की जा रही है। वुमेन के साथ की जाती है, SC कम्युनिटी के साथ की जाती है, ट्राइबल्स के साथ की जाती है, पिछड़े वर्ग के साथ की जाती है। इसलिए हमने लॉ में उन लोगों को प्रोटेक्ट किया। अगर हम आर्टिकल 17 का फिर से इंटरप्रिटेशन देखें तो वो कहता है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉरबिड किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। और ये पावर PCRA, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को से आती है, और ये नॉन सिटीजन्स को, ये राइट जो है वो पर्सन्स को अवेलेबल है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। अच्छा, कोर्ट ने और भी समय के साथ साथ अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन को एक्सपेंशन कोर्ट देती गई। अगर हम एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर केस देखें कोर्ट का, तो कोर्ट उसमें कहता है कि अगर आप इक्वल वेजेस नहीं देते लोअर कास्ट लोगों को, ठीक है, वहां पे एशियाड विलेज में, गेम्स विलेज में देखा कि कुछ लेबरर्स थे लोअर कास्ट से थे, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर इक्वल वेजेस नहीं दे रहा था, तो कोर्ट ने उसको भी अनटचेबिलिटी माना। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, कोई ऐसा सेट डेफिनेशन नहीं है, ये कोर्ट ने केस टू केस बेसिस पे समय के साथ साथ इसका इवोल्यूशन किया है। कोर्ट ने कहा स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आर्टिकल 17 में स्टेट को यह बोला गया है कि आप अनटचेबिलिटी को रोकेंगे और उसके लिए उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाएंगे और उसके लिए लॉज लेके आएंगे जिससे कि वो प्रैक्टिस नहीं की जा सके इन एनी फॉर्म। याद रखना, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह से प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। इसी के बाद PUDR केस आया, अप्पा बालू केस आया। PUDR केस में तो ये तक कह दिया कोर्ट ने कि अनटचेबिलिटी जो है
वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी आप प्रैक्टिस अगर करते हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा लोगों को टेम्पल एंट्री नहीं मिलती, उनको गांव के कुओं में पानी भरने की इजाजत नहीं है, वहां से पानी लेने की इजाजत नहीं है। गांव के पेरीफेरी पे रहते हैं जो लोअर कास्ट होती है, मतलब गांव के किनारों पे रहते हैं, वो एक अपर कास्ट के साथ उठ बैठ नहीं सकते, पंचायत घर यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों में अगर कोई भी ऐसा पर्सन करता पाया जाता है तो माना जाएगा कि वो आर्टिकल 17 और अलग अलग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है। साथ ही अप्पा वालू केस में तो ये तक कह दिया कि ऐसी कोई भी हिंड्रेंस या डिसेबिलिटी जो सामने वाले का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से रोकती है, वहां पे वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाता अपना। जैसे कि कोई लोअर कास्ट का पर्सन है, उसे स्कूल का एक्सेस नहीं दिया जा रहा, उसे कम्युनिटी किचन का एक्सेस नहीं दिया जा रहा, तो अप्पा बालू केस में कहा हर उस चीज को हम अनटचेबिलिटी मानेंगे। यूपीएससी आईएएस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं 50% डिस्काउंट के साथ। एग्जाम पास आ रहा है, इन कोर्सेज को परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम के अकॉर्डिंग एकदम बेटर कीजिए, जिससे कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।